अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। नाइजीरियन डिफेंस न्यूज़ ने कुछ नई पिक्स रिलीज़ की हैं जिनमें JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट ने स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं बोको हराम के ख़िलाफ़। इस तरह की जो दूसरी प्रॉक्सीज़ हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव और एक बड़ी ख़बर है। वो इस लिहाज से कि इसमें पाकिस्तानी JF-17 की हमें एफिशिएंसी नज़र आती है, दूसरी तरफ टर्किश एसएल पोर्ट की कारकर्दगी, और तीसरा नाइजीरियन एयरफोर्स का एतमाद जो JF-17 पर बना हुआ है। उसके अलावा चौथा हमें ये भी पता चल गया कि कितने JF-17 नाइजीरिया के ग्राउंडेड हैं, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क में यही समझा जाता है कि JF-17 ग्राउंडेड है। नाइजीरियन डिफेंस न्यूज़ ने कुछ नई तस्वीर पब्लिश की और ये तस्वीर बुनियादी तौर पर JF-17 थंडर की एसएल पोर्ट से थी। इन तमाम पिक्चर्स को अगर हम एनालाइज करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ सर्टेन टारगेट्स हैं और उन टारगेट्स पर JF-17 थंडर्स गाइडेड बॉम्ब्स गिरा रहे हैं। ये गाइडेड बॉम्ब्स ऑब्वियसली पाकिस्तान की गिड्स के थ्रू बनाए जाने वाले अलबत्तार बॉम्ब्स हो सकते हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स के बाद नाइजीरियन एयरफोर्स वो दूसरी एयरफोर्स है जिसने बैटलफील्ड में JF-17 थंडर्स को यूज़ किया हुआ है। नाइजीरियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नाइजीरियन डिफेंस न्यूज़ और उसके अलावा मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो एनालिस्ट हैं वो भी इस चीज़ को वाज़ेह कर चुके हैं कि JF-17 की कारकर्दगी काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल रही है। क्योंकि JF-17 थंडर्स को सबसे पहले हमें अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2007 में जब इसकी इंडक्शन हुई, 2007 से लेकर 2010 तक तो पूरी दुनिया में किसी को खास पता ही नहीं था कि JF-17 नाम का कोई एयरक्राफ्ट है। 2010 में इसे फानबोरो एयर शो में डिस्प्ले के लिए पेश किया गया। तब इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि उस वक्त ना तो चाइनीज़ एविएशन इंडस्ट्री को इतनी काबल थी और ना ही पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कोई इतने ख़ास दुनिया में अपना नाम पैदा करने में कामयाब हुई थी। सो क्रिटिसिज्म के अंडर JF-17 काफ़ी आया और इसी चीज़ को इंडिया ने कैश भी किया। इंडिया ने भी लगे हाथ बहती गंगा में से हाथ धोए। काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया कि इसमें BVR कैपेबिलिटी नहीं है, इसमें EW सिस्टम्स नहीं है, इसमें ये नहीं है और इसमें वो नहीं है। 2010 के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान ने अपने नंबर 26 स्क्वाड्रंस के थ्रू JF-17 थंडर्स को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब में बॉम्बिंग रोल में यूज़ किया। उसके बाद बहुत सी जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिटिसिज्म था JF-17 पर वो काफ़ी हद तक कम हो गया, लेकिन इंडियन क्रिटिसिज्म लगातार जारी था। फिर हुआ कुछ यूँ कि वक्त गुजरता गया, इसको पाकिस्तान ने एक बड़े पैमाने पर इंडक्ट करना शुरू कर दिया अपनी एयरफोर्स में। आज के दिन हमारे पास 5 ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस मौजूद हैं JF-17 के, और आने वाले वक्त में इन स्क्वाड्रंस की तादाद और बढ़ेगी। 2017 में एक ईरानियन मेल UCAV को इसने शूट डाउन किया, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड एवरेज UCAV था शाहिद 129, और ये किसी ड्रोन को शूट डाउन करना इतना आसान नहीं होता, और वो भी ख़ास तौर पर जब वो एक मेल UCAV हो। उसको कामयाबी से शूट डाउन किया था, और वो भी रात के वक्त, और रात के वक्त की इंटरसेप्शन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। उसके अलावा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट में JF-17 थंडर का किरदार, ख़ास तौर पर इन्होंने 4 बॉम्ब्स गिराए तकबीर रेंज एक्सटेंशन किट्स इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। उसके अलावा अपर सेक्टर में मिराज 2000 के साथ इनका आमना सामना हुआ, जहां से मिराज 2000 रिट्रीट कर गए थे, और ये जो ऑफिशियल वर्जन है पाकिस्तान एयरफोर्स का, और वो सारी स्टोरी लिखी भी हुई है कराची के म्यूज़ियम में भी, और जो मुख्तलिफ एयर बेसिस हैं वह इसकी यादगार पर ये तमाम चीज़ें तफसील से लिखी हुई हैं। अब हम आते हैं नाइजीरिया की तरफ। नाइजीरिया ने ये कोई पहली स्ट्राइक नहीं की, इससे पहले भी नाइजीरिया 4 से 5 बड़ी स्ट्राइक्स कर चुका है, और नाइजीरिया लगातार इन जेट्स को यूज़ करता है। जो सबसे पहली स्ट्राइक की गई थी नाइजीरिया के थ्रू वो 2021 के शुरू में की गई थी, और उस दौरान बोको हराम का एक टेररिस्ट पकड़ा गया था। उस टेररिस्ट ने ये बयान दिया था कि इससे पहले जब फाइटर जेट्स अनगाइडेड बॉम्ब गिराते थे तो उन्हें टारगेट के ऊपर पहले पहुंचना पड़ता था, डाइव लगानी पड़ती थी, जिससे पहले ही में पता चल जाता था जहाज़ की आवाज़ से कि बॉम्ब गिराने के लिए एक फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहा है। लेकिन अब गाइडेड बॉम्ब चूँकि JF-17 फायर कर रहे थे बहुत दूर से, यानी कि अगर गाइडेड बॉम्ब की रेंज 20 किलोमीटर है तो आपको टारगेट के ऊपर जाके बॉम्ब नहीं गिराना पड़ता, बल्कि 20 किलोमीटर दूर से ही बॉम्ब रिलीज़ कर देते हैं, एंड बॉम्ब ग्लाइड करता हुआ अपने टारगेट को जा टकराता है। सो उस पर वो टेररिस्ट ने कहा था कि अब हमें नहीं पता लगता कि जहाज़ की आवाज़ भी नहीं आती और बॉम्ब्स हम पर गिरना शुरू हो जाते हैं। सो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नाइजीरिया जैसे कंट्री के लिए कितनी बड़ी कैपेबिलिटी थी। दूसरा अगर हम बात करें तो मिड 2021 में निगार में मौजूद एक फ्रेंच एयरबेस थी, और वहाँ उनकी MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स थे। उन्होंने नाइजीरियन एयर स्पेस की वॉयलेशन की और उन्हें JF-17 थंडर्स ने लॉक ऑन कर लिया, लेकिन उन पर मिसाइल फायर नहीं किया, ये मैं वाजे कर दूँ। इस पर इंडियंस ने कहा कि JF-17 इंटरसेप्शन नहीं कर सके, नाकामी होगी, तो बेसिकली हमें वहाँ इंटरनेशनल रूल्स देखने होंगे, क्योंकि जो निगार में मौजूद फ्रेंच एयर बेस है
उसका काम भी इसी तरह के मुख्तलिफ जो प्रॉक्सीज हैं उनके खिलाफ लड़ना है, और नाइजेरियन आर्म्ड फोर्सेस भी इन्हीं दुश्मनों के खिलाफ ही लड़ रही है। तो जब दोनों का दुश्मन सेम था तो वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि अपने ही एक एलाई की ड्रोन पर मिसाइल फायर कर देते। सो उनको इंटरसेप्ट किया JF-17 ने, यानी कि एक अमेरिकन मेड ड्रोन्स को JF-17 ने अपने टारगेट पर लॉक कर लिया। एंड लॉक करने के बाद तो सिंपल काम मिसाइल फायर करना होता है। बाकी लॉक करना ही आज के दौर में एक बेसिक जो मुश्किल ज़रा चीज़ समझी जाती है। बाद में तो मिसाइल्स ऑलमोस्ट ऑटोनोमस होते हैं, वो खुद ही अपने टारगेट को हिट कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यूसली 2022 में भी लगातार एयर रेड्स जारी रहीं नाइजेरियन एयरफोर्स की तरफ से, और इस दौरान हमें एक मिक्सचर देखने को मिला जहां F7, उसके अलावा A129 और JF-17 ने मिलकर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ वहाँ मौजूद प्रोक्सीज़ का। 2022 के मिड में ही नाइजेरियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पाकिस्तान आए और उन्होंने वाज़िह अल्फाज में कहा कि JF-17 की कारकर्दगी से वो बहुत ज़्यादा मुतासर है, और उस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जबकि दूसरी तरफ लगातार एक इंडियन नैरेटिव चलता आ रहा था कि JF-17 ग्राउंडेड हैं, 40% JF-17 ग्राउंड हो गए। हालांकि रियलिटी में रशियन स्पेयर पार्ट्स ना मिलने की वजह से इंडिया की SU-30 की फ्लीट खतरे में थी। मैं ये नहीं कहता ग्राउंडेड थी, लेकिन फिर भी खतरे में थी, और ये चीज़ तो एक हद तक इंडियंस को भी पता है, वो माने या ना माने वो लायदा चीज़ है। इसी तरह म्यांमार एयरफोर्स के JF-17 को भी काफ़ी दफ़ा ग्राउंड किया गया था, लेकिन उसकी भी अब एक रीसेंट वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें मैरीटाइम मिशंस JF-17 एयरक्राफ्ट कंडक्ट कर रहे हैं। जबकि उसी दौरान ही एक और वीडियो भी म्यांमार के एक स्टेट मीडिया चैनल ने दिखाई थी जिसमें फायर पावर का मुजाहरा कर रहे थे थंडर्स। तो ये चीज़ वाज़े होती है कि ग्राउंडेड तो कहीं भी नहीं है। खैर, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो नाइजेरिया ने 3 JF-17 लिए, एंड वो तीनों ऑपरेशनल हैं, और उसके अलावा ना सिर्फ ऑपरेशनल हैं बल्कि वो अपने मिशंस कामयाबी से सरअंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा अगर हम फ्यूचर की बात करें कि क्या नाइजेरिया मज़ीद JF-17 लेगा, तो फ़िलहाल उन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद में ऑर्डर दिया है एक इटालियन लाइट अटैक एयरक्राफ्ट का। ये बेसिकली एक ट्रेनर होगा और लाइट अटैक एयरक्राफ्ट होगा, जैसे हमारे पास K8 एयरक्राफ्ट हैं। यहाँ देखा जाए तो नाइजेरियन डिफेंस न्यूज़ ने बारहा इस चीज़ को कहा हुआ है कि मज़ीद JF-17 लिए जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है इसमें कई सालों का प्रोसेस होता है। ये एक दिन की चीज़ नहीं होती कि आपने एक चीज़ लेने का फ़ैसला कर लिया है। इसके लिए बाकायदा लेजिस्लेशन होती है, फ़ंड्स मुख्तस किए जाते हैं। सो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नाइजेरियन एयरफोर्स मज़ीद JF-17 लेगी, लेकिन वो ब्लॉक 2 नहीं होंगे अब वो अगर लेंगे भी तो ब्लॉक 3 लेंगे। और अगर इवन वहाँ के अभी भी सिनेरियो को देखा जाए तो इर्द गिर्द की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें से किसी भी कंट्री के पास इवन 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर JF-17 को देखें तो ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और मुख्तलिफ टारगेटिंग पोड एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से इक्विप एक प्योरली 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जो कि वैसे कैटेगरी में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन अपने मिशंस के हवाले से ये मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर एयरक्राफ्ट से कम्पीट करता है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो दिलचस्प रही होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।